नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। पिछले सप्ताह शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के 10 साल पूरे किए। उससे एक बात जाहिर हुई कि जैसा प्रदेश होता है उसका जो चरित्र होता है, उसी मिजाज का यदि कोई नेतृत्व बनता है तो वह लंबा चलता है। यह बारीक और गहरी बात है। इस बात को कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। गुजरात का जैसा चरित्र है उस माफिक नरेंद्र मोदी है, सो वे वहां के लंबे सफल मुख्यमंत्री हुए। पश्चिम बंगाल की पहचान भद्रता है, सो वहां भद्र ज्योति बसु का बहुत लंबा राज चला। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, तमिलनाडु में जयललिता, करुणानिधि दोनों प्रदेश की बुनावट के माफिक है। बिहार में नीतीश कुमार, त्रिपुरा में मणिक सरकार, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ऐसे उदाहरण है जिसमें प्रदेश की बुनावट का रोल भी झलकता है। मध्य प्रदेश में लोग सहज, सरल, विनम्र है, इसलिए उसी स्वभाव वाले शिवराज सिंह चौहान हिट बने हैं। दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह के मुकाबले में वे लोगों को अधिक ग्राह्य, सर्वप्रिय हुए हैं, तो वजह लोगों का मिजाज भी है। क्या इस बात को देश के मिजाज के साथ भी सोचा जा सकता है? भारत का कुल मिजाज ऐसा है जिसमें जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी फिट होते हैं, तभी वे अपने राजकाज के साथ सर्वप्रियता की छाप लिए हुए थे। संदेह नहीं कि इस थीसिस में कई किंतु परंतु है। बावजूद इसके प्रदेश विशेष में लोगों के मिजाज के अनुकूल मुख्यमंत्री का यदि मिजाज है तो उसके कार्यकाल की दीर्घता की हकीकत पुरानी है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा में उठी बगावत की आवाजें थम गई हैं। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कुछ वरिष्ठ और बुजुर्ग नेताओं से पर्दे के पीछे बात हो गई है और उन्हें समझा बुझाकर चुप करा दिया गया है। कुछ नेताओं से तो संघ के माध्यम से बात हुई है, इसके बाद ही कार्रवाई का फैसला टाला गया। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि विरोध की आवाज निकालने वाले नेताओं और सांसदों की संख्या इतनी बड़ी है कि किसी एक के खिलाफ कार्रवाई करने से बात नहीं बनती। बताया जा रहा है कि बिहार में पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी थी, लेकिन चूंकि बिहार में ही आर.के. सिंह, सी.पी. ठाकुर जैसे कई नेता थे जिन्होंने बयानबाजी की थी, ऐसे में सिर्फ सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने पर सवाल उठते। इसी तरह दिल्ली के 4 बुजुर्ग नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने साझा बयान जारी करके पार्टी की रणनीति पर सवाल उठाए थे और बिहार में हार की जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी। उनके अलावा दिल्ली से पार्टी के सांसद मनोज तिवारी और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता संघप्रिय गौतम ने भी सवाल उठाए थे। ऐसे में पार्टी ने किसी एक नेता पर कार्रवाई करके मैसेज देने की बजाय सबकी बयानबाजी की अनदेखी करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 पक्षीय वार्ता अचानक नहीं बहाल हुई है। यह सब कुछ पहले से तय था। सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि पेरिस में जलवायु सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से हुई मुलाकात भी पहले से तय थी। हालांकि उस समय ऐसा दिखाया गया कि मुलाकात अचानक हुई है। अगर अचानक मुलाकात होती तो सिर्फ 3 मिनट की बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता पर सहमति नहीं बन पाती। पेरिस में दोनों प्रधानमंत्री सिर्फ 3 मिनट के लिए मिले थे और इस बातचीत में ही तय किया गया कि दोनों देशों के एनएसए किसी तीसरे देश में मिलेंगे। असल में ये योजना पहले से तय थी। बताया जा रहा है कि अगस्त-सितंबर में एनएसए स्तर की वार्ता को लेकर जो विवाद हुए, उसके बाद से ही इसका रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी। दोनों प्रधानमंत्री रूस के उफा में हुई वार्ता में बनी सहमति पर अमल के लिए सहमत थे, लेकिन उससे पहले बर्फ पिघलाने की जरूरत थी। यह पहल नवाज शरीफ ने की जब उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान बिना शर्त वार्ता के लिए तैयार है। इसके बाद ही प्रधानमंत्री की पेरिस यात्रा के दौरान शरीफ से मुलाकात की योजना बनी। तभी जब दोनों प्रधानमंत्री मिले तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता को मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा भी पहले से तय था। उसी हिसाब से पाकिस्तान ने निमंत्रण भी भेजा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी उम्मीद के साथ सुरेश प्रभु को रेल मंत्रालय में लाए हैं, लेकिन अभी तक के कामकाज से ऐसा नहीं लग रहा है कि रेलवे में सुधार हो रहा है। उल्टे अलग अलग बहाने से रेल यात्रा को महंगा बनाया जा रहा है, जिसका ठीकरा मोदी सरकार के ऊपर फूट रहा है। सोशल मीडिया में सुरेश प्रभु और मोदी सरकार दोनों निशाने पर है। पिछले 11 साल में जो काम किसी रेल मंत्री ने नहीं किया, वो प्रभु कर रही हैं। उन्होंने सीधे किराया बढ़ाने की बजाय दूसरे उपाय किए हैं। 5 से 12 साल के बच्चों को मिलने वाली आधी छूट उन्होंने खत्म कर दी है, यानी अब 5 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट लगेगा। अब तक हाफ टिकट में बच्चों को पूरी सीट मिलती थी। इसे खत्म करने के फैसले से लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया में जाहिर हो रही है। इससे पहले सुरेश प्रभु ने टिकट कैंसिल कराना महंगा कर दिया था। नए नियमों के मुताबिक दूसरे दर्जे की कंफर्म टिकट 48 घंटे पहले कैंसिल कराने पर लगने वाला शुल्क 30 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया। AC 3 टायर में कंफर्म टिकट 48 घंटे पहले कैंसिल कराने का शुल्क 90 रुपए की बजाय 180 रुपए कर दिया गया है। अगर कंफर्म टिकट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले तक कैंसिल नहीं कराई गई तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले ट्रेन खुलने के 4 घंटे बाद तक टिकट कैंसिल हो सकती थी। प्रीमियम ट्रेनों में सीट उपलब्धता के आधार पर किराया तय करने की प्रणाली से भी यात्रा महंगी हुई है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने दोनों को इस मामले में अदालत के सामने पेशी से छूट देने से इनकार कर दिया है। अब दोनों नेताओं को कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले साल ही सोनिया और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, गांधी परिवार के करीबी दोस्त सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा को अदालत के सामने पेश होने का समन दिया था, लेकिन तब सोनिया और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक लगा दिया था। 4 दिसंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोनिया और राहुल के खिलाफ ये मामला भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये दोनों नेता नेशनल हेराल्ड की 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, जबकि दोनों ने इससे इनकार किया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल पाकिस्तान जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मिलेंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस में नवाज शरीफ से एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैंकॉक में मिले हैं। माना जा रहा है कि मोदी और शरीफ की मुलाकात के बाद दोनों देश एक बार फिर रूस के उफा में बनी सहमति के आधार पर 2-पक्षीय वार्ता शुरू करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट करके बताया है कि सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर होने वाली बैठक हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। बताया जा रहा है कि मोदी और शरीफ की मुलाकात में ही सुषमा के पाकिस्तान दौरे पर भी सहमति बन गई थी। इससे पहले 2013 में उस समय के विदेश मंत्री SM कृष्णा पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुआ की बैंकॉक में हुई मुलाकात को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आज संसद में कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने ये मामला उठाते हुए कहा कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देनी चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा पर अपने पुराने स्टैंड से पलटने का आरोप लगाया है और पार्टी के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा है कि दोनों देशों के NSA की वार्ता के बारे में संसद को पहले जानकारी दी जानी चाहिए थी, और अगर पहले नहीं दी गई थी तो अब भी सरकार को बताना चाहिए कि दोनों के बीच क्या बात हुई। तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार के बार-बार स्टैंड बदलने पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इसे गोपनीय रखने की क्या जरूरत थी। इस बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि गुरुवार को सुषमा स्वराज इस मसले पर संसद को जानकारी देंगी। वे कल पाकिस्तान की यात्रा पर जा रही हैं। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह के दिए बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज संसद भवन परिसर में धरना दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस धरने का नेतृत्व किया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में इस मसले पर लगातार हंगामा करती रही है। फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना पर VK सिंह के दिए बयान को लेकर कांग्रेस और बसपा के सांसद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आज सुबह संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस के संसदीय नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, दीपेंद्र हुड्डा आदि नेताओं ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया। बाद में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ये मुद्दा इसलिए उठा रही है क्योंकि ये एक समुदाय विशेष के प्रति एक केंद्रीय मंत्री के रुख का सवाल है। गौरतलब है कि फरीदाबाद की घटना के बाद VK सिंह ने कहा था कि अगर कोई किसी कुत्ते पर पत्थर मारता है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
मध्य प्रदेश में क्यों शिवराज सिंह चौहान लंबे चले और क्यों वे आज भी टिकाऊ लगते हैं, जबकि उमा भारती और दिग्विजय सिंह ने मौके के बावजूद उन जैसी पुण्यता नहीं बनाई। इस बुनियादी सवाल के साथ नेता का मिजाज निश्चित ही निर्णायक बनता है। उस नाते नेतृत्व के गुण के पहलुओं पर विचार की कई बातें हैं। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। वे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रदेश में लगातार 10 साल राज किया है। अपने आप में ये रिकॉर्ड कोई बहुत बड़ा नहीं है। मध्य प्रदेश में ही दिग्विजय सिंह लगातार 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शिवराज सिंह ने उन्हीं की रिकॉर्ड बेहतर किया है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का राज भी लगातार इतने ही वर्षों का हो गया है। गुजरात में नरेंद्र मोदी हो या बिहार में नीतीश कुमार या दिल्ली में शीला दीक्षित रही हो या असम में तरुण गोगोई हो, लगातार 10 साल राज करने वाले मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। तभी सवाल है कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का राज क्या है। आला कमान वाली पार्टियों में अलग अलग फॉर्मूला है तो क्षेत्रीय पार्टियों का फॉर्मूला अलग है, लेकिन इनके बीच नेता के अपने नेतृत्व गुण का मसला सबसे ऊपर है। आखिर उसी के चेहरे और नेतृत्व क्षमता पर लोग उसकी पार्टी को चुनते हैं। कहा जा सकता है कि यथा प्रजा तथा राजा हो तो कार्यकाल लंबा होता है। शिवराज सिंह चौहान के साथ ऐसा ही हुआ है। ध्यान रहे 2003 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा को छप्पर फाड़ बहुमत उमा भारती के नाम पर मिला था। पार्टी ने उनको सीएम का दावेदार बनाकर चुनाव लड़ा था और उसे 3/4 बहुमत मिला, लेकिन करीब 1 साल बाद ही उनको सीएम पद से हटना पड़ा और उनकी जगह मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौर भी 1 साल तक सीएम नहीं रहे। इन दोनों के जल्दी हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और अभी तक बने हुए हैं। उनकी कमान में पार्टी ने 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया। अभी हाल में हुए झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट के उपचुनाव को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश में भाजपा हर चुनाव जीतती आ रही है। शिवराज सिंह ने इसे भाजपा के गढ़ के रूप में विकसित किया है। इसमें पार्टी के और भी नेताओं की भूमिका रही है, लेकिन बुनियादी रूप में अपने नेतृत्व और मिजाज की वजह से शिवराज का राज लंबा चला। उनका मिजाज मध्य प्रदेश के लोगों की ही तरह है। वे विनम्र, सहज और एक आम व्यक्ति की तरह लगते हैं। यही मध्य प्रदेश के लोगों का सहज स्वभाव है और मध्य प्रदेश का मिजाज भी ऐसा ही है। उनके बीच शिवराज ने अपने को लोगों के मामा के रूप में स्थापित किया। वे महिलाओं के भाई और युवाओं के मामा बन गए। ये थ्योरी दूसरे राज्यों पर भी इसी रूप में लागू होती है। गुजरात का इतिहास ऐसा है कि उसमें दबंग, मर्द और हिंदूवादी नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वाभाविक रूप से स्थापित हो गया। वे 6 करोड़ गुजरातियों का गौरव बढ़ाने वाले नेता साबित हुए और इसी व्यक्तित्व की वजह से वे देश के नेता बने। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे भद्र लोक के नेता हो, या महाराष्ट्र में मराठा क्षत्रप शरद पवार हो, या बिहार में नीतीश कुमार हो, ये सारे नेता ऐसे हैं जो अपने प्रदेश और वहाँ के लोगों के मिजाज के अनुरूप ढले हुए हैं। इस नियम के कुछ अपवाद भी होंगे, लेकिन सार्वजनिक जीवन में लंबी सक्रियता, पुण्यता और कामकाज की सफलता इस पर निर्भर होती है कि नेता अपने प्रदेश और वहाँ के लोगों के साथ कैसा तारतम्य बैठा पाता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद प्रदेशों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व मिजाज पर चर्चा करेंगे। भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या की सत्ता का योग कुछ भाग्य से ही अधिक होता लगता है। बावजूद इसके सत्ता पर टिके रहने में व्यक्ति विशेष का निज व्यवहार बहुत मायने वाली बात है। उस नाते लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कई राजनीतिक हकीकत लिए हुए होते हैं। प्रदेश के स्वभाव और मुख्यमंत्री के मिजाज की केमिस्ट्री का मामला दिलचस्प है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, पिछले सप्ताह शिवराज सिंह चौहान के 10 वर्ष पूरे हुए। उसके साथ एक बात निकली कि प्रदेश का जैसा मिजाज है उस अनुकूल यदि नेतृत्व हो तो उन दोनों की केमिस्ट्री एक सी होने से अच्छा परफॉर्मेंस होता है, मुख्यमंत्री भी ज्यादा दीर्घायु होता है। ये जो बात है ये बाकी प्रदेशों या अखिल भारतीय स्तर पर आपको कितनी जमती है? ये बात आपने बड़ी बुनियादी उठाई है व्यास जी, और ये बात सिर्फ आज ही नहीं जमती है, ये पिछले 67 साल से जमती रही है। हाँ। और आगे भी 100, 200, 500 साल तक जमती रहेगी। जैसा देश हो वैसा भेष हो।
तो फिर बहुत बढ़िया चलता है मामला। अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्यों जमे हुए हैं कि मध्य प्रदेश का जो चरित्र है, जो स्वभाव है, जो तेवर है, सहज सरल विनम्र हैं, सहज हैं, सरल हैं, कोई स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, सबसे खुले मिलते जुलते हैं। तो शिवराज जी का ये कमाल है कि वो मुख्यमंत्री होकर भी मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे ही है जैसे हमारी सांस चलती है, सांस चल रही है, खूब चल रही है, उसकी वजह से सारा शरीर चल रहा है, लेकिन पता ही नहीं चलता है। ऐसा ही शिवराज चौहान का सरकार है कि सरकार है, मुख्यमंत्री है। नहीं, इस बात को और जगह के उदाहरण में क्या, भले ये कि पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बंगाल का मिजाज भद्र मानस वाला है, तो ज्योति बसु बहुत समय तक चले, या अभी त्रिपुरा में मणिक सरकार चल रहे हैं, या नवीन पटनायक उड़ीसा में, तो ये मिजाज के अनुकूल जो है वो लंबे चल पाते हैं। ये नीतीश कुमार बिहार का हो, हाँ, ये बिल्कुल चल पाते हैं। और मैं तो और आगे जाता नहीं, जो नहीं चल पाते हैं इस थीसिस के उल्टे हैं, वो कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? उदाहरण में देता हूँ, लेकिन बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि न केवल सिर्फ चल पाते हैं, लेकिन बंगाल जैसे प्रदेश में ज्योति बसु खुद तो चल पाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को भी 30 साल चला दिया उन्होंने, ये बड़ी बात है। यानी जो उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, एक व्यक्ति अनुकूल है और वो उस पद्धति में ढला हुआ है, उस सांचे में रचा बसा है, उसको लोग बहुत स्वीकार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी बात को और भी राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया, या गुजरात के हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल गुजरात के मिजाज के अनुसार बिल्कुल फिट थे, इसलिए बहुत सफल भी रहे और लंबे समय चले। ये है अपने आप में एक स्थापित सत्य है कि अपने लोगों के अनुकूल जो होता है, जो यथा प्रजा तथा राजा, उस अनुकूल फिर वो राज लंबा हो जाता है। पर वो नतीजों के नाते कितना प्रभावी होता है, यहाँ फिर सवाल है। नतीजे शून्य होते हैं। जैसे कि दिग्विजय सिंह भी 10 साल रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह एक अलग तरह के मिजाज में थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी चीजें थोपनी चाहिए, अपनी सोच थोपनी चाहिए। हाँ, पर जैसा आपने कहा कि लंबा कितना समय रहा, तो 10 साल रहा, लेकिन 10 साल में शून्य रहा, कुछ हो ही नहीं पाया। खुद दिग्विजय सिंह, इसलिए दोनों तरफ की केमिस्ट्री बराबर होगी तब वो नतीजे आएंगे। नतीजे आने के लिए ये भी जरूरी है कि जो आदमी रहे वो सिर्फ लंबे समय तक ही नहीं रहे, सार्थक समय को करता जाए। अपने समय को सार्थक बनाने के लिए उसमें कुछ जुनून भी होना चाहिए, उत्साह भी होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा भी होना चाहिए। सिर्फ सरकार को लंबे समय तक खींचते रहना, तो खींचा तो किस किसने नहीं खींचा है दुनिया में। माओ से तुंग ने भी खींचा है, स्टालिन ने भी खींचा है, और जवाहरलाल नेहरू भी इतने बरस रहे। नहीं, पर जवाहरलाल नेहरू के साथ में एक ये बात होती है वैदिक जी, कि जैसे हम अगर मध्य प्रदेश में इस बात को लागू करते हैं या बाकी प्रदेश स्तर पर करें, तो अखिल भारतीय स्तर पर, देश के स्तर पर क्या ये माना जाए कि भारत का जो मिजाज है उसमें जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी ज्यादा सर्वप्रिय या सर्वग्राह्य हुए, तो वो मिजाज के चलते हुए वैसी बुनावट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, 4 प्रधानमंत्री इस देश में ऐसे हुए हैं जिनकी सर्व स्वीकृति सी रही, विरोध भी रहा, लेकिन सर्व स्वीकृति रही। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी। नहीं, उसमें शास्त्री जी को भी जोड़ी है, क्योंकि टेम्परामेंट में वहाँ पर बहुत छोटे समय रहे, कम समय रहे। लेकिन इन 4 बड़े प्रधानमंत्रियों का जिक्र कर रहा हूँ जो पूर्ण अपना अवधि इन्होंने पूरी की, बल्कि उससे भी ज्यादा, और उन्होंने बदला भी अपने हिसाब से, प्रभाव छोड़ा, भले कैसा भी, मतलब उसका नहीं, बहुत बुनियादी परिवर्तन किए। जवाहरलाल नेहरू का योगदान तो इतना बड़ा था और इंदिरा गांधी का इतना बड़ा था, मैं दोनों को महाप्रतापी प्रधानमंत्री कहता हूँ। नरसिंह राव उस तरह के प्रतापी नहीं थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में बुनियादी सब देश की दिशा गति बदली है। समाजवाद के बाद इस देश को जिस पहलू पर उजागर होना चाहिए था सारे विश्व में, वो काम नरसिंह राव जी ने किया। और नहीं, तो उस नाते फिर यह एक अगला सवाल आता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों को या इनको भी, संगठन को ये ध्यान रखना चाहिए क्या कि मुख्यमंत्री स्तर पर और बाकी स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर, ये देश की बुनावट और प्रदेश के मिजाज के अनुसार फैसले करें, नेता को डेवलप किया जाए, आगे बढ़ाया जाए? देखिए, कई बार मुख्यमंत्री आदमी सफल हो जाता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद पर आता है तो एकदम शून्य हो जाता है। अपने सामने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो सब शून्य हैं, शून्य हो गए। देवेगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये लोग प्रधानमंत्री बने। उनके साथ में एक ये कि वो प्रदेश के दायरे से बाहर ही नहीं निकले, वो जिला और वहीं की राजनीति में ही सिमटे रहे, वही मॉडल को अपनाए रखे। चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री भी बने, फिर प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन चरण सिंह जी चाहे 6 महीना रहे हों,
कुछ ठीक से राज चला नहीं पाए। अगर वो 6 साल भी रहते तो मेरे ख्याल से वही होता। उस मुख्यमंत्री की खोल से जब तक आदमी बाहर नहीं निकले और एक विराट अखिल भारतीय रूप अपना न बनाए तब तक उसका सफल होना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये कि प्रदेश और देश के चरित्र, उसकी बुनावट के अनुकूल अगर नेतृत्व हो तो नतीजे अच्छे आते हैं, नेतृत्व भी ज्यादा लंबे समय चलता। ये थी इस स्थिति इसमें कुछ दम है, ये बात में बात जो निकली इसमें है कुछ। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मूलतः ये बात सत्य है। कुछ अपवाद भी हैं और कुछ इसके और भी अतिरिक्त तर्क भी हैं, लेकिन मूलतः ये बात ठीक है। जी वैदिक जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।